Namaskar. This is Santosh Kumar Sahu with another session of the series. Dear friends, as you know, we have completed 15 questions in the previous session. So let's start from the next. Our next question is question number 16. Question number 16 is the richest food source of calcium is, यानी कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य स्रोत में होती है। इसमें चार चीज़ दिया गया है। फर्स्ट वन ये आपको मिल्क दिया गया है एंड स्पाइनस दिया गया है, बनाना दिया गया है, रागी दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे जो कैल्शियम का अमाउंट हम अगर देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। आप पहला देख लीजिए, अगर मिल्क के बारे में देखेंगे, मिल्क पर 100 ग्राम में हमको कैल्शियम मिलता है अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीग्राम, और स्पाइनच 100 ग्राम में हमको लगभग 99 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। और हम अगर बनाना के बारे में देखेंगे, बनाना में कितना मिलता है, बनाना 100 ग्राम में आपको मिलेगा, इसमें बहुत कम होता है कैल्शियम, 5 मिलीग्राम। और लास्ट जो रागी दिया गया है, रागी में अगर देखेंगे 100 ग्राम रागी में आपको मिल जाएगा कैल्शियम लगभग 344 मिलीग्राम। ऑब्वियसली दिस विल बी द आंसर, रागी। सो रागी विल बी द आंसर। I hope it is clear. Next question. Next question is given, question number 17. It is given the positive attitude, happiness, lightness, spiritual awakening, and consciousness are the characteristic of रजगुण, सत्वगुण, रज एंड तमोगुण, तमोगुण। हम अगर यहाँ देखेंगे, ये जो चीज़ें दिया गया है, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये जो हमारा सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता रहना, हल्कापन होना, आध्यात्मिक जागृति करना, ये सारा चीज़ कौन सा गुण के अंदर में आता है। तो आप अगर ये सत्व, रज, तम उनका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो हर मतलब सांख्य में आपको मिल जाएगा, आयुर्वेद में उसका डिस्कशन है, आपको भगवत गीता में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से हमने मिला के, सारे चीज़ से मिला के ओवरऑली एक कलेक्ट किया है किसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तामसिक स्टेट में क्या होता है, उसमें आपका लेजीनेस, डिसगस्ट, अटैचमेंट, डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस, डाउट, गिल्ट, सेम, बोर्डम, एडिक्शन, हॉट, सैडनेस, अपाथी, कन्फ्यूजन, ग्रीफ, डिपेंडेंसी, इग्नोरेंस, ये सारा चीज़ रहता है। क्योंकि जो तमोगुण है हमारा, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक इग्नोरेंस ही होता है। तो ये हो गया तमोगुण का कैरेक्टरिस्टिक। रजोगुण का क्या है, राजस्टिक स्टेट में अगर हम रहते हैं तो हमारा क्या क्या होता है, एंगर आएगा, यूफोरिया, एंग्जाइटी, फियर, इरिटेशन, ओरी, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, कॉरेज, रूमिनेशन, डिटर्मिनेशन, चाओस, ये सारा चीज़ आ जाता है। क्योंकि रजगुण का मेन कैरेक्टर है वो नॉर्मली चढ़ होता है, वो एक्टिव रहता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पैशन रहता है। तो इसीलिए ये सारा चीज़ हमें दिखाई देता है। अगर हम सात्विक स्टेट में रहते हैं तो क्या होता है, तो उसमें डिलाइट आ जाता है, हैप्पीनेस आता है, जॉय आता है, पीस आता है, वेलनेस आता है, फ्रीडम, लव, कंपैशन, इक्वानिमिटी, एम्पैथी, फ्रेंडलीनेस, फोकस, सेल्फ कंट्रोल, satisfaction, trust, fulfillment, calmness, bliss, cheerfulness, gratitude, fearlessness, selflessness, ये सारा चीज़ आता है सात्विक स्टेट में अगर हम रहते हैं। तो इसमें आपको आंसर मिल गया। तो हमको मंगा है क्या क्या दिया गया है इसमें, पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब हम अगर देखेंगे सात्विक स्टेट में जितने भी सारा चीज़ है, सारा चीज़ पॉजिटिव एटीट्यूड है। हैप्पीनेस, यहाँ पे हैप्पीनेस है, लाइटेडनेस मतलब यहाँ पे है, और इसमें आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग,
ये भी इसके साथ मिलता जुलता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सत्वगुण ही होगा, क्योंकि रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक एक भी नहीं है यहाँ और तमोगुणों का भी नहीं है, तो रजो नहीं होगा, रज एंड तमो भी नहीं होगा, तमोगुण तो कदा ही नहीं होगा, और इसका आंसर होगा सत्वगुण। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आधि, यानी आधि शब्द से आप क्या समझते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। फिजिकल डिजॉर्डर्स ओरिजिनेटेड इन अन्नमय कोश, मेंटल और इमोशनल डिजॉर्डर ओरिजिनेटेड इन मनोमय कोश, मेंटल और इमोशनल डिजॉर्डर ओरिजिनेटेड इन अन्नमय कोश, फिजिकल डिजॉर्डर ओरिजिनेटेड इन मनोमय कोश। सो इसमें हमको पहले देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जो डिजीज का डेवलपमेंट होता है ये कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस, दैट वी विल डिस्कस हियर। तो ये जो आधि और व्याधि का कंसेप्ट ये योग वशिष्ठ में आपको मिलेगा। आपका सिलेबस अगर आप देखेंगे, आधि व्याधि का कंसेप्ट है योग वशिष्ठ के अंदर वो दिया गया है पॉइंट। आप अगर वहाँ पढ़े होंगे तो इसको आराम से कर पाएंगे। फिर भी हम देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस। ये जो डिजीज का डेवलपमेंट होता है ये 4 स्टेज में होता है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, योग का कंसेप्ट के हिसाब से 4 स्टेज में डेवलप होता है डिजीज। पहला क्या होता है, साइकिक फेज। नंबर 1 साइकिक फेज। साइकिक फेज तो इसमें क्या होता है, हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है। साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है, आपका मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, और ये ज़्यादातर आपका मनोमय कोशों में दिखाई देता है। पहले आपका क्या क्या डिस्टर्बेंस होता है, मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। और ये कहाँ पे होता है, ज़्यादातर हमारा जो पंचकोश है मनोमय कोश में दिखाई देता है। सो सेकेंड स्टेज है आपका साइकोसोमाटिक फेज। पहला हो गया साइकिक फेज, इसको भी आधि कहते हैं। आधि यहाँ से शुरू होता है, डिजीज का जर्नी आधि से शुरू होता है। और सेकेंड है साइकोसोमाटिक फेज। साइकोसोमाटिक फेज, देखिए ये 2 वर्ड है, एक है साइको, दूसरा है सोमाटिक। पहले तो साइकिक मतलब मानसिक स्तर में डिजीज शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे साइकोसोमाटिक मतलब मानसिक और शारीरिक, इसमें दोनों आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस इन प्राणमय कोश। यहाँ पे ज़्यादातर होता है क्या, फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस इन, ये कौन सा कोश में होता है, प्राणमय। देन नेक्स्ट आ जाता है थर्ड फेज, दैट इज सोमाटिक। यहाँ पे और साइकिक नहीं रहेगा, अभी सोमाटिक हो गया। सोमाटो मीन्स क्या, बड़ी, सोमाटिक फेज कहा जाता है। सोमाटिक फेज में क्या होता है, इसमें आपका जो फंक्शन होता है, जो ऑर्गन का फंक्शन वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन विच अफेक्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। सारा ऑर्गन क्या करते हैं, उसका काम पूरा इंक्रीज हो जाता है, उनका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे इंक्रीज फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ ऑल ऑर्गन which affect, वो क्या करता है, which affect a particular system
ऑफ द बॉडी, मतलब ये कौन सा कोशों में होता है, ये अन्नमय कोशों में होता है। और थर्ड फेज, फोर्थ फेज में, लास्ट फेज में जो होता है उसको ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट कर लेता है, ऑर्गेनिक फेज। इसमें क्या होता है, जो ग्रेजुअली हमारा क्या सिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि पहले हमारा मन में डिस्टर्बेंस होने से धीरे धीरे हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी, ये सारा चीज़ का धीरे धीरे फंक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ जाने के बाद फिर ऑर्गन बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ऑर्गन एक्टिव हो जाने के बाद हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट कर लेता है। और ऑर्गेनिक फेज में, लास्ट फेज में क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिस्टर्बेंस सेटल डाउन इन द टारगेट ऑर्गन, ग्रेजुअली द डिस्टर्बेंस settle down in the target organ। तो इसको हम कहते हैं, जिस ऑर्गन को टारगेट करता है, जिस ऑर्गन थोड़ा वीक होता है उस ऑर्गन को ज़्यादातर अफेक्ट कर लेता है, तो हम वहाँ उसको कहते हैं डिजीज। इसको हम कहेंगे व्याधि। तो जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, आदि से शुरू हुआ, और एंड कहाँ से हुआ, व्याधि। वहाँ से हमको हमारा जो व्याधि का, डिजीज का स्टार्ट हो जाता है। डिजीज होने से पहले कब, मतलब क्या क्या स्टेज सब जाता है हमको ज़्यादातर पता नहीं चलता है। हम जब डिजीज होता है तब हमको पता चलता है कि हाँ ये मेरा ऐसा हो गया, लेकिन वो शुरू पहले से ही हो चुका है। क्लियर? तो इसको आंसर मिल गया आपको। आदि यही आदि है, मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस होगा, मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, और कहाँ पे होगा, मनोमय कोशों में होगा। ये आंसर, ये ऐसा कुछ है क्या, मनोमय कोश यहाँ दिया गया है, ये सेकंड वाला मेंटल इमोशनल डिजॉर्डर होगा, ओरिजिनेटेड इन मनोमय कोश। तो सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्ड इन द बॉडी, यानी शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका तंत्र का भाग है, कौन सा है? आप अगर यहाँ देखेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, उसमें आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आता है। तो उसका दो चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक, दो रिस्पॉन्स बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। ये होता है क्या, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, इसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। और ये किसके द्वारा होता है, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, तो इसमें सारा ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है, सिक्रेशन इमीडिएट बढ़ जाता है, तो ये सारा चीज़ होता है ये रिस्पॉन्स में। तो ये किसका होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। हमारा जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है सिंपैथेटिक, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा रिस्पॉन्स दो दिया गया है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है। जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जब कंप्लीट हो जाता है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट में क्या होता है, बॉडी हमारा काम डाउन हो जाता है। काम द बॉडी डाउन, गेट मी पॉइंट, काम द बॉडी। हमारा जो सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाता है और अपना काम नॉर्मली अपना काम करता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा होता है, ये वाला। तो इसका आंसर होगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स किसका होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसका आंसर ये होगा। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें नहीं आएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये दोनों रेस्पॉन्स बहुत फेमस रेस्पॉन्स है। इसको ऐसी हिसाब से शॉर्टकट में कहा जाता है फाइट और फ्लाइट एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर।
So we'll see the next question number 20. Combinations of which of the following medical conditions found in metabolic syndrome? आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है। सो हम यहाँ कुछ कलेक्ट किए हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैसे होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, इसमें अगर देखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज ए कलेक्शन ऑफ कंडीशन दैट ऑफन अकर टुगेदर एंड इंक्रीज योर रिस्क। मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर होता है तो उसमें क्या होता है, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो मेन कंपोनेंट क्या है उसमें, मेन कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्लूड आपका ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड, लो लेवल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये होता है क्या, किसका, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का होता है। तो अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा तो इसी तरह का चीज़ सबको हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या क्या दिया गया है, ओबेसिटी दिया गया है, एब्डोमिनल ओबेसिटी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लो एचडीएल दिया गया है, ये लो एचडीएल है। तो आंसर क्या होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें एलिवेटेड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज हाई एचडीएल तो नहीं होगा, यहाँ पे भी हाई एचडीएल दिया है, यहाँ पे भी हाई एचडीएल दिया है, तो इसलिए ये तीनों नहीं होगा, पहला वाला ही होगा। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रूव्ड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन करने से उसका जो रिजल्ट होता है, इनमें से कौन सा नहीं है, प्रूव्ड नहीं है। हम अगर मेडिटेशन के बारे में देखेंगे, दुनिया में हर किसी को पूछेंगे तो वो मेडिटेशन का बेनिफिट आपको बता देगा। हम ऑप्शन को अगर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो इसमें हमको आंसर मिल जाएगा, बहुत इजी है। हम देखे हैं कि मेडिटेशन करने के द्वारा, सुने भी हैं, हमारा स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है, ये सही है, स्ट्रेस डिक्रीज होता है। हम देखें नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर भी मेडिटेशन के द्वारा नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट नॉर्मलाइज ब्लड शुगर भी हमारा नॉर्मल हो जाता है। इंक्रीज कॉर्टिसोल, ये क्या होता है, कॉर्टिसोल का काम क्या है, कॉर्टिसोल एक प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। ये जो कॉर्टिसोल है ये एक प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन, क्लियर। इसका मतलब कॉर्टिसोल अगर इंक्रीज होगा तो आपका स्ट्रेस ज़्यादा इंक्रीज होगा। ऐसा हम कभी सुने हैं क्या, मेडिटेशन करने से स्ट्रेस बढ़ता है, ऐसा कभी सुने ही नहीं है। तो सिंपली आंसर यही होगा, इंक्रीज कॉर्टिसोल। ये ऐसा कुछ प्रूव नहीं है कि मेडिटेशन करने से आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द लेंथ ऑफ सूत्र नीति अकॉर्डिंग टू हठप्रदीपिका एंड घेरंड संहिता। घेरंड संहिता में क्या दिया गया है और हठप्रदीपिका में, दोनों में क्या दिया गया है, किसके बारे में, द लेंथ ऑफ सूत्र नीति, मतलब सूत्र नीति की लंबाई कितना है। हम अगर हठप्रदीपिका में देखेंगे, इसका रेफरेंस दिया गया है, इसीलिए दोनों चर्चा करना बहुत जरूरी है। हठप्रदीपिका, इसमें अगर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 30, वर्स 30 में हमको मिल जाएगा। इसमें लिखा है सूत्रम वितस्थि, इसका मतलब 1 बलिष्ठ, सूत्रम वितस्थि लिखा गया है वर्स नंबर 30 में। वितस्थि मतलब एक वितस्थि मतलब हम इसको कहा सकते हैं बलिष्ठ। 1 बलिष्ठ, 1 बलिष्ठ कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 9 इंच। और घेरंड संहिता अगर हम देखेंगे, घेरंड संहिता में कहाँ मिलेगा आपको, घेरंड संहिता में चैप्टर 1 और वर्स 49, इसमें आपको मिलेगा जो नीति
का जो सूत्र है उसका दिया गया है वितस्थि मानम। वितस्थि मानव, मानव मतलब उसका मानक जो मानदंड है उसका जो लंबाई है वितस्थि में दिया गया है। कितना वितस्थि? एक ही वितस्थि। एक ही वितस्थि मतलब ये जो है बलिष्ठ बलिष्ठ वितस्थि मानम दिया गया, ये भी वही बता रहा है। एक बलिष्ठ वही 9 इंच अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 1 बलिष्ठ अप्रोक्सीमेटली 9 इंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच डिजीज कंडीशन सूत्रनेति इज नॉट बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया गया है हठ प्रदीपिका, इसलिए हठ प्रदीपिका हिसाब से ही आपको आंसर करना पड़ेगा। तो हम अगर देखेंगे हठ प्रदीपिका जो नीति का जो बेनिफिट बताया गया है वो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31। वर्स नंबर 31 में आपको नीति का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या क्या बेनिफिट है? पहले बताया गया है कपाल शोधन, कपाल शोधन और कपाल शुद्धि कह सकते हैं। क्लिंजेस फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस। सेकंड क्या बताया गया है? दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि मतलब बेस्टो परफेक्ट विजन, परफेक्ट विजन। और तीसरा क्या बताया गया है? जत्रुध्वजात रोग को ठीक करता है, जत्रुध्वजात रोग। इसे क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? जो मल्टीट्यूड डिजीज ऑफ द रीजन अबव द शोल्डर, शोल्डर की हिस्सा से ऊपर जितने भी डिजीज होता है उसको क्योर करता है। क्या होगा? डिस्ट्रॉय द मल्टीट्यूड ऑफ डिजीजेस of the region above the shoulder। तो ये तीन चीज़ वहाँ पे बेनिफिट के बारे में बताया गया। तो हम इसको अगर देखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है आई रिलेटेड डिजॉर्डर। आई रिलेटेड डिजॉर्डर है क्या? हाँ, परफेक्ट विजन दिया गया है, तो ये होता है। और क्या इसमें कहा गया है कौन सा नहीं होता है? दूसरा दिया गया है कपाल शुद्धि, कपाल शोधन, ये कपाल शोधन, क्लिंजेस फ्रंटल साइनस। डिजीजेस अबव द क्लाविकल, क्लाविकल मतलब क्या? शोल्डर रीजन से ऊपर जो है वो डिजीज अबव द क्लाविकल। जत्रुध्वजात रोग, आपको संस्कृत को भी थोड़ा याद रखना है और इंग्लिश को भी याद रखना है। कभी कभी संस्कृत को डाल देता है, कभी कभी इंग्लिश में डाल देता है। अगर यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है डिजीज अबव द क्लाविकल, वहाँ पे देगा जत्रुध्वजात रोग, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उसको याद रखना है। और हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी यहाँ चर्चा हुआ क्या? नहीं हुआ है, तो इसीलिए द आंसर विल बी हाइपर एसिडिटी, ऑप्शन 4। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी द लेंथ ऑफ वस्त्र धोती अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका का रेफरेंस दिया गया, मतलब आप हठ प्रदीपिका का आंसर ही देंगे। हठ प्रदीपिका में अगर आप देखेंगे लेसन 2 वर्स नंबर 24 में, लेसन 2 वर्स 24 में इसका लेंथ आपको मिल जाएगा। क्या दिया गया है? हस्त पंचदशायतम, वहाँ पे मेंशन किया गया है हस्त पंचदशायतम, दशायतम। पंचदश मतलब 15 क्यूबिट। क्यूबिट मतलब हाथ, हमारा जो हाथ का लंबाई होता है, हम जो एक हाथ, 2 हाथ
ऐसा मेजर करते हैं। ये 15 हाथ मतलब 15 क्यूबिट होता है। 15 क्यूबिट के बारे में बताया गया है। तो हमको यहाँ पे क्यूबिट के में मेजर में नहीं मांगा है, यहाँ पे ज़्यादातर फीट में मांगा है। ये 7.5 फीट, 15 फीट, ये 22 हाफ फीट, 26 फीट। तो यही जो 15 क्यूबिट दिया गया है, आप ऐसा नहीं कि आप ये 15 फीट को आंसर कर देंगे, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में, फीट में। क्यूबिट मतलब 15 हाथ, 15 हाथ होता है, 15 हाथ लंबा। तो एक हाथ का डिस्टेंस क्या होता है, लगभग 1.5 फीट होता है। समझ में आया? तो 15 हाथ होगा तो कितना होगा, 15 इंटू 1.5 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। क्योंकि 15 प्लस ये 1.5 मतलब कितना होगा, 7.5 इक्वल टू आपका 22.5 फीट हो जाएगा। तो ये है आंसर, क्योंकि फीट में आपको मांगा है। ये होगा ऑप्शन 3, 22 हाफ फीट अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल सी that which of the following is not mentioned as benefit of पश्चिमोत्तानासन अकॉर्डिंग टू हठोप्रदीपिका। देखिए हठोप्रदीपिका से कितना क्वेश्चन आया है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आया है। अगर हम हठोप्रदीपिका में देखेंगे लेसन नंबर 1 वर्स नंबर 29 में, लेसन 1 वर्स 29, तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादातर 3-4 बेनिफिट मिल जाएगा पश्चिमोत्तानासन का। पहला है डायरेक्ट द पवन एलंग द बैक, द पवन एलंग द बैक। इसका मतलब बैक में पवन मतलब मूव करेगा, मतलब ये सुषुम्ना में मूव करेगा। क्लियर? इसका मतलब वही है। सेकेंड, किंडल द गैस्ट्रिक फायर, किंडल द गैस्ट्रिक फायर। गैस्ट्रिक फायर जो गैस्ट्रिक हीट होता है उसको इंक्रीज करता है। थर्ड, रिड्यूस बेली फैट, हमारा जो बेली फैट होता है उसको रिड्यूस करता है। एंड बेस्ट टू द गुड हेल्थ, हमारा गुड हेल्थ क्या करता है, बेस्ट टू द गुड हेल्थ। तो इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है रिड्यूस हाइपर एसिडिटी, यहाँ पे हमको मांगा है नॉट मेंशन, तो ये मेंशन हुआ है तो इसलिए ये नहीं होगा। रिड्यूस फैट ऑन बेली, ये भी यहाँ पे है, ये नहीं होगा। प्राण एंटर इन सुषुम्ना, ये दिया गया है डायरेक्ट द पवन अलोंग द बैक, इसलिए ये नहीं होगा। इंक्रीज गैस्ट्रिक फायर, रिड्यूस हाइपर एसिडिटी, यहाँ पे नहीं है। हाइपर एसिडिटी के बारे में मैं गलती से आपको कह दिया, ये इसके बारे में नहीं दिया गया है, इट में पॉइंट। बाकी 3 चीज़ दिया गया है, रिड्यूस फैट बेली दिया गया है, प्राणो एंटर इन सुषुम्ना दिया गया है, इंक्रीज गैस्ट्रिक फायर दिया गया है। तो आंसर यही होगा 25 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिड्यूस हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी रिड्यूस के बारे में यहाँ मेंशन ही नहीं है। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग। तो कौन सा फैक्टर एक बड़ा मतलब फैक्टर नहीं है जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ पे टीचर, स्टूडेंट, एनवायरमेंट, सोशल स्टेटस ऑफ ए टीचर। हम अगर देखेंगे टीचर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचिंग प्रोसेस में, स्टूडेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये नहीं होगा। और एनवायरमेंट, हम जिस एनवायरमेंट में पढ़ते हैं उस एनवायरमेंट अगर मतलब नॉइजी होगा, वहाँ पे क्राउडी होगा, तो उस एनवायरमेंट में पढ़ नहीं सकते हम। तो एनवायरमेंट भी हमको बहुत ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, सोशल स्टेटस। टीचर का सोशल स्टेटस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टीचर का रिलीजन, कास्ट, क्रीड क्या है, वो रिच पर्सन है, पुअर पर्सन है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों को, और पढ़ाई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज है
तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट नॉलेज में कमी है तो नहीं हो पाएगा, टीचिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये जो सोशल स्टेटस है ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग, ये हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर दिया होता कि सब्जेक्ट नॉलेज अगर होता तो ये नहीं होता, क्योंकि टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा तो जो टीचिंग प्रोसेस है में क्या होगा, बाधा सृष्टि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शैल बी ए योगा लेसन प्लान बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग। आप अगर योगा का जो लेसन प्लान बनाएंगे तो कब बनाएंगे और कौन सा कब बनाने से आपका इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। 1 वीक बिफोर द क्लास, जस्ट बिफोर द क्लास, 1 और 2 डेज बिफोर द क्लास, आफ्टर कंप्लीशन द क्लास। ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि क्लास कंप्लीट करने के बाद आप लेसन प्लान लिखेंगे तो क्या मतलब, उसका मतलब क्या हो। लेसन प्लान क्यों हम बनाते हैं, इसीलिए कि हमारा जो आइडिया है, हमारा जो लेसन के बारे में जो कंसेप्ट है, हम क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें हम स्टूडेंट को कन्वे करना चाहते हैं, कहीं छूट ना जाए, इसीलिए हम लेसन प्लान बनाते हैं। पूरी तरह से तैयारी करते हैं कि ये मेरे को ये कंसेप्ट को टच करना है, ये हिस्सा को मेरे को टच करना है, वहाँ पे आप इसीलिए लेसन प्लान बनाते हैं। तो वो अगर बना रहे हैं 1 वीक पहले बनाएंगे तो क्या भूल जाएंगे। 7 दिन पहले अगर आप लेसन प्लान बनाएंगे, सोचेंगे कि मैं ऐसा ऐसा पढ़ाऊँगा, तो आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। तो इसलिए ये भी नहीं हो पाए। यहाँ पे दिया गया है 1 और 2 डेज बिफोर। 1 और 2 डेज बिफोर करने से भी आपका कंसेप्ट दिमाग में इतना क्लैरिटी नहीं आएगा। जस्ट बिफोर द क्लास, क्लास जाने से पहले आप अगर उसको बना लेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका मन में फीड हो जाएगा और आपका प्लान में भी आप लिख देंगे, उसी हिसाब से आपको क्लास लेना है। तो दिस इज द राइट आंसर, जस्ट बिफोर द क्लास। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। ये भी आपका सब टीचिंग मेथड से आया है ये सारा क्वेश्चन। व्हेन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शैल बी हेल्ड ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिकल टीचिंग। हम जब प्रैक्टिकल टीचिंग लेते हैं उसी समय में कौन सा समय में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। बिगिनिंग ऑफ द क्लास, क्लास शुरू होने से शुरू कर देंगे क्या। और दूसरा दिया गया आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करने के बाद मतलब अभ्यास का परिचय देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। कुछ तो पढ़ा है नहीं, कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। देन आफ्टर ग्रुप प्रैक्टिस, ग्रुप प्रैक्टिस करने के बाद दे सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं क्या, या एंड ऑफ द लेसन। एंड ऑफ द लेसन के बारे में बात कैसे करेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। हम अगर यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेसन, एक लेसन प्रेजेंटेशन करने का क्या क्या स्टेप्स होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, ये कितना हिस्सा होता है, इसमें कितना स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। पहला तो होता है सेटिंग द एटमॉस्फेयर, सेटिंग द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या क्या होगा आपको देखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट, कहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे कहाँ बैठेंगे, वो क्लाउडी है, एक क्लाउडी है क्या, नॉइजी है क्या, ये सारा चीज़ ध्यान देंगे। और इसमें आपका प्रेयर आएगा, प्रेयर करेंगे। और प्रीवियस प्रैक्टिस जो किए हैं उसको भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। प्रीवियस क्लास में जो पुराना प्रैक्टिस है उसमें भी ये सारा चीज़ आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रैक्टिस। आप जो नया सिखाने जा रहे हैं उसी क्लास में इंट्रोडक्शन वहाँ पे देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रैक्टिस। मतलब जो प्रैक्टिस नया सिखाने जा रहे हैं उसका कंट्राइंडिकेशन, बेनिफिट, प्रोसेस, ये सारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे। देन नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड, इसमें बच्चों को आप छोड़ देंगे इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल प्रैक्टिस आप तो बता दिया, डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। ये जो सेकंड स्टेप है इंट्रोडक्शन में, उसका मीनिंग क्या है। अगर एक आसन सिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल, आसन का नाम क्या है, नाम कैसे हुआ, और उसका संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेगा, वो सारा चीज़ उसमें जाएगा। और उसके बाद
थर्ड में आपको क्या करना है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए बच्चों को छोड़ देना है, वो अपने आप करेंगे, जो सीखे उसको अपने आप करेंगे। यहाँ टीचर को नोटिस करना है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसका ठीक हो रहा है, किसका गलत हो रहा है, ये सारा होगा। देन नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, ग्रुप प्रैक्टिस। ग्रुप प्रैक्टिस में टीचर यहाँ पे एक साथ इंस्ट्रक्शन देगा, वही आसन जो नया सिखाया है, और बच्चों ने इधर एक साथ सब लोग करेंगे, इसको ग्रुप प्रैक्टिस कहा जाता है। देन यहाँ उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन। क्लियर, इसमें जिसका जो डाउट है वहाँ पे डिस्कशन होगा। देन एंड ऑफ द सेशन, लास्ट में प्रेयर के साथ एंड ऑफ द सेशन। क्लियर, तो यहाँ पे क्या कौन सा आंसर है हमारा, यहाँ पे दिया गया है व्हेन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शैल बी हेल्ड ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिकल टीचिंग आफ्टर ग्रुप प्रैक्टिस। ग्रुप प्रैक्टिस जो है, ये ग्रुप प्रैक्टिस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 29। फॉर स्मॉल ग्रुप द इफेक्टिव सिटिंग अरेंजमेंट इन टीचिंग योगा। हम योगा प्रैक्टिस जब सिखाएंगे प्रैक्टिकल, एक स्मॉल ग्रुप का बच्चे आपके पास है, तो उसमें आपका कौन सा, इसमें से कौन सा सिटिंग प्लान आपको सही होगा। हम अगर देखेंगे सेमी सर्कुलर, इसका प्लान कैसे होता है, सपोज ये टीचर का प्लेस है, सेमी सर्कल मतलब हाफ, टीचर है मतलब ये यहाँ इसी तरफ से बैठेंगे, ये है सेमी सर्कुलर। सर्कुलर मतलब टीचर बीच में और चारों तरफ से स्टूडेंट, ये हो गया सर्कुलर। ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, आपको इसको थोड़ा ध्यान देना है। रो में कैसे होता है, रो मतलब सपोज टीचर इज हियर, ये होता है आपका रो। कॉलम कैसे होता है, ये टीचर ये ऐसा दो कॉलम में लंबा होके बैठेंगे। तो अगर आप के पास कम बच्चे हैं, आपका एक छोटा सा ग्रुप है, तो कौन सा सुइटेबल होगा, ताकि आपको क्या करना है, टीचर ऐसी जगह में बैठेगा, इसका पहला रोल है कि वो जैसे सारे बच्चों को दिखाइएगा और सारे बच्चे उसको दिखाई देंगे, तो वो भी इफेक्टिव ज़्यादा होगा। तो स्मॉल ग्रुप मतलब इसी तरह का अगर हम बैठाएंगे तो हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन बच्चों के साथ सही ढंग से होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉलम और रो हम कर देंगे तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऐसा करेंगे, अगर कम बच्चे होंगे तो ये सेमी सर्कुलर, आंसर ऐसा ही होगा, ये सेमी सर्कुलर होगा। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द प्रमाणस अकॉर्डिंग टू पतंजलि, महर्षि पतंजलि के हिसाब से प्रमाण क्या है। तो आपको जो चैप्टर नंबर 1 उसका है समाधि पाद, सूत्र नंबर 7, उसमें ये आपको मिल जाएगा। क्या दिया गया है, प्रत्यक्षानुमानगमः प्रमाणानि, इसका मतलब प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये प्रमाण के हिस्सा है। ये बताया गया है प्रत्यक्ष अनुमान आगम, तो आंसर मिल गया आपको। पतंजलि के हिसाब से कौन सा प्रमाण है, आंसर में कोड में क्या दिया गया है, पहला दिया गया ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी, सी तो यहाँ पे नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। सेकंड में क्या दिया गया है, बी ए डी, बी ए डी प्रत्यक्ष अनुमान आगम, आर करेक्ट, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए। सी इज नॉट करेक्ट, तो आंसर ए ही होगा, सेकेंड सी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि विकल्प वहाँ पे नहीं है। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारा पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारा पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए। ये कंटेंट आपको पसंद हुआ तो शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है हम कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में
या क्वेश्चन का कुछ डाउट है उसके बारे में ज़रूर कमेंट लिखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।